सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला। इतिहास का सबसे विवादित नाम सावरकर, इतिहास का सबसे शूर नाम सावरकर, इतिहास और वर्तमान और भविष्य में सबके पेट भरने वाले सावरकर, क्योंकि इन्हीं का नाम लेकर लेफ्ट विंगर और लिब्रांडू गैंग अक्सर अपने यूट्यूब चैनल को बड़ा करती है और इनका इतिहास गलत तरीके से बताकर, खास करके एक शब्द प्रचलित करके, माफी वीर, यह शब्द बिना इस्तेमाल किए सावरकर को आपके सामने प्रेजेंट कर पाए, इनकी उतनी औकात नहीं। क्योंकि सावरकर को पहचानने के लिए विचार चाहिए और जिस तरह से इन्होंने अपने विचारों को बेच दिया है, इन्हें वैचारिक वैश्या भी कहूं तो वैश्या का अपमान होगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आशुतोष और आज हम बात करने वाले ऐसे ही यूट्यूबर्स और खास करके ट्विटर के ऊपर अपने विचार को बेच चुके वैचारिक वैश्याओं के बारे में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं स्वतंत्र वीर सावरकर के ऊपर लगने वाले सारे इल्जाम के, खास करके माफीनामे को लेकर। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। अरे भैया, कहने के लिए तो आप गांधी भी नहीं है, इतिहास के पन्ने खोलकर दिखाऊं। और सावरकर होने के लिए औकात चाहिए होता है, जो कि आप लोग के पास नहीं है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। कांग्रेसी विचारधारा आने वाले कुछ 8-9 सालों के बीच में, खास करके 2014 के बाद, कुछ यूट्यूबर्स और ये कांग्रेसी, इनके मुंह पर हर 4 दिन के बाद 2 ही नाम आते हैं। देश में कुछ भी हो गया सावरकर, देश में कुछ भी हो गया आरएसएस। इनके आगे जाकर इनके मुंह से एक भी बकार नहीं निकलेगा, भले ही इनका इतिहास आप लोगों से छुपाया गया। और हमारी गलती ये होती है कि हम इतिहास को समझते नहीं, इतिहास को पढ़ते नहीं, इसलिए ये यूट्यूबर्स आकर अपनी सोच जैसे सोच को अपने सामने रखते हैं और आप लोग इसे सुनते हो और इस पर यकीन भी कर लेते हो, क्योंकि भैया ये तो फैक्ट्स के साथ बात करते हैं। लेकिन आप लोग चाहे कितना भी फैक्ट्स दे दो, ये सिर्फ एक ही चीज कहेंगे कि तू भक्त है, तू व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला है, स्वतंत्र वीर सावरकर ने माफी लिखा था, माफीनामा लिखा था, अंग्रेजों का दलाल था, बस बहुत हो गया। अब यहां पर बात होगी उन हर एक माफीनामा का। अगर इस सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाए तो आकर जवाब देना, वरना अपनी सोच जैसी सोच को कहीं और लेकर जाना। और ये सबसे बड़ी आंधी राहुल गांधी के जितने भक्त है, खास करके कांग्रेसी, वीडियो एंड तक देखना, वीडियो लास्ट तक देखना। स्वतंत्रता संग्राम के अंदर हर क्रांतिकारी की प्रेरणा और स्वतंत्रता संग्राम में अग्रसर भूमिका निभाने वाले स्वतंत्र वीर सावरकर इसलिए अंडमान निकोबार भेजे गए थे क्योंकि वो सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा राजद्रोही अंग्रेजों के लिए थे। और अंडमान और निकोबार क्यों भेजा जाता है, ये आप लोग को पता नहीं होगा, तो सबसे पहले सर्च कर लो, पढ़ लो, समझ लो। उन्हें भेजा गया था सेलुलर जेल के अंदर, जिसे काला पानी की शिक्षा भी कहा जाता है। और कुछ लोग तो इतने ज्यादा सेक्युलर है कि भैया सेलुलर जेल को भी सेक्युलर कह देते हैं। और उस जेल के अंदर वहां पे उन्हें घास नहीं काटना था, वहां पे उन्हें दीवारों को कलर नहीं करना था, उन्हें वहां पर कोलू से तेल निकलना था। और कोलू से तेल कैसे निकलता है वो उनकी औलादे क्या ही जाने, जो अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए भी जहाज में केक काटा करते थे और कहते थे कि हमने गरीबी देखी है। अगर कोलू से तेल नहीं निकाल पाए तो भैया कोलू से तेल न निकालने की शिक्षा होती थी कि पीठ के ऊपर हंटर से मारा जाए। और हंटर से मारने के बाद, जब ये मार खाने के बाद सभी अपने अपने कैदी अपने अपने जेल में जाते थे, अपने अपने रूम में जाते थे, मतलब जेल के उस कारागृह के अंदर, तब वहां पर सावरकर जी लिखते थे कविताएं। और 1-2 कविताएं नहीं, दीवार के ऊपर कुल 60,000 से ज्यादा कविताएं सावरकर जी ने लिख दिया था। ये सारी की सारी कविताएं आप लोग को आज भी यूट्यूब के अंदर मिल जाएगा। मेरी मोस्ट फेवरेट कविता है जयोस्तुते श्री महामंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवते त्वामहम यशो युथा वंदे। तो ये सारी कविताएं लिखने वाले स्वतंत्र वीर सावरकर माफीनामा क्यों लिखेंगे और माफीनामा अपने लिए ही क्यों लिखेंगे, ये सारे सवाल आप लोग को पूछना चाहिए आपके इस 52 साल के बुढ़ऊ आंधी से। कंट्रोल। 1913 के अंदर स्वतंत्र वीर सावरकर ने सबसे पहला पिटीशन फाइल किया था, सबसे पहला मर्सी पिटीशन इसी टाइम पे फाइल किया गया था। स्वतंत्र वीर सावरकर ने आखिरकार यह माफीनामा क्यों लिखा था? दरअसल बात क्या हुई थी, 1913 के अंदर यह माफीनामा से पहले स्वतंत्र वीर सावरकर जिस सेलुलर जेल के अंदर थे, वहां का खाना सबसे घटिया था। वहां पर कीड़े मकोड़े चूहे उस खाने के ऊपर कूद रहे थे। उसी खाने को अच्छा खाना देने का बात स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने किया था। स्वतंत्र वीर सावरकर बैरिस्टर थे, वो अपने सारे अधिकार सारे कानून को जानते थे। वहां के जेलर ने मना कर दिया, तब क्या था, बड़े बाबू कहा जाता था तो स्वतंत्र वीर सावरकर को। और बड़े बाबू ने एक बार कह दिया कि अनशन करना है तो भैया अनशन करना है। जेल के जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे सभी के सभी अनशन पर बैठ गए। इसके बाद उनके बात को मान लिया गया। एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है रेगनेल क्रैडॉक,
रेगनल क्रॉडॉक जब स्वतंत्र वीर सावरकर से मिलने गए थे तब उसने एक बात कही, आपको वो बात में जैसा है वैसा का वैसा पढ़ के सुनाता हूं। वहां पर लिखा गया था, Savarkar was also acting as a spokesperson for other prisoners in his petition, and several of them talk about seeking a general amnesty for all, especially after the First World War. British officials like Reginald Craddock, who interviewed Savarkar, said that, किसने कहा है? ब्रिटिश अधिकारी जिसने इंटरव्यू लिया था स्वतंत्र वीर सावरकर का, he said that he cannot be said to express any regret or repentance for whatever he did. क्या कहा है भैया? एक बार फिर से कान खोलकर सुन लो, खास करके दाल बाटी और ये राहुल गांधी, ध्यान से सुनो क्या कहा था। That he cannot be said to express any regret or repentance for whatever he did. भैया ये सब जितने भी माफीनामे ये चीजें की ना स्वतंत्र वीर सावरकर ने, अपनी पेट भरने के लिए नहीं की थी, अपने लिए नहीं किया था, बल्कि वहां के जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, जितने भी स्वतंत्र सेनानी कैदी थे, उनके लिए कहा था। और इनके लिए उन्हें क्या शिक्षा दी गई थी? तो शिक्षा ये दी कि after 1913 petition, his punishment record in the prison was not exactly that of a person whose will was broken. Here are some sample of a punishment he underwent in 1914. 8 जून यानी कि 8 जून 1914 के अंदर 7 दिन तक खड़े रहकर हाथों में बेड़ियां बांधी थी। 16 जून 1914 में चेन में बांधकर 4 महीने तक पनिशमेंट मिले थी। 18 जून 1914 के दिन 10 दिन तक क्रॉस बार फेटर में बांधा गया था। भैया मैं आप लोगों से बस एक चैलेंज देकर बात करता हूं, चैलेंज देकर 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक सिर्फ खड़े रहना है और हाथ में बेड़ियां लकड़ना है, बेड़ियां जकड़ना है। और तुम क्या, तुम्हारी 10 पुश्ते भी आकर वहां पर अंग्रेजों के तलवे चाटने लगेंगी, लेकिन स्वतंत्र वीर सावरकर झुके नहीं थे। जो भी किया उसके लिए उन्हें कोई भी पश्चाताप नहीं था। जो भी किया उन्होंने वहां के स्वतंत्र वीर सावरकर के साथ, उनके साथ जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको बचाने के लिए किया, उनके पेट में अच्छा खाना आ जाए इसलिए किया। और सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतया जो एक कैदी को एक पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। अब हम बात करेंगे स्वतंत्र वीर सावरकर के दूसरे माफीनामा के बारे में। यह उन्होंने लिखा था 1914 के पहले विश्व युद्ध के आरंभ के दौर में। तभी उन्होंने अंग्रेजों से कहा था कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन्हें आप लोग रखो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के एज अ पॉलिटिकल प्रिजनर्स के तौर पर। अंग्रेजों ने मना कर दिया, स्वतंत्र वीर सावरकर तुम किसी भी तरह से पॉलिटिक्स में इंटर नहीं करोगे, तुम किसी भी तरह से भारत के लोकतंत्र के अंदर या फिर भारत के तुम पॉलिटिकल का हिस्सा नहीं बनोगे। तो स्वतंत्र वीर सावरकर ने कहा ठीक है मैं नहीं बनता, लेकिन जितने भी और अन्य लोग हैं जिनको तुमने मेरी वजह से रोक कर रखा है उन्हें आजाद कर दो। यहां पर स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने यह बात को मेंशन करी है कि अगर आप लोग को लगता है कि मेरी वजह से तुमने सारे कैदियों को रखा हुआ है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को दबा कर रखा है, तो मुझे पकड़ के रखो लेकिन इनको जाने दो। लेकिन नहीं, हमें तो पॉलिटिकल गेम खेलना है। हमें तो यह कहना है कि स्वतंत्र वीर सावरकर ने माफीनामा लिखा था 1913 के अंदर, 1914 के अंदर, लेकिन उसके अंदर क्या लिखा था स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में यह हमको नहीं बताना है। और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। राहुल गांधी के पप्पा की अम्मा की पप्पा का पप्पा यानी कि मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू का पुत्र यानी कि चिचा नेहरू, इस चाचा नेहरू को कुछ दिन के लिए जेल में रखा गया था। भैया की फटके 2-4 हो गई थी। उसके बाद उसके बाप ने यानी कि मोतीलाल नेहरू ने लिखा था अंग्रेजों को माफीनामा करते हुए, इसके अंदर साइन किया गया था, बतौर तौर पे सबूत है, जाके गूगल पे सर्च कर लेना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के गधे छापो, जाकर तुम भी पढ़ लेना। वहां पर मोतीलाल नेहरू के द्वारा साइन करवा गया, जहां पर लिखा गया Nehru was released from the Nabha jail only after he signed a bond that he would never enter the princely state again. He said, क्या बोला भैया?
हम यहां पर चचा को आजाद करेंगे, माफीनामा लिखवा के लिया बतौर तौर पे मोतीलाल नेहरू से अपने पुत्र को, अपने कुपुत्र को बचाने के लिए। लेकिन नहीं, हमें यह बात तो बतानी नहीं है। हमें तो बतानी है कि स्वतंत्र वीर सावरकर को, जिसे अंडमान निकोबार में रखा गया था और क्यों रखा गया था, इसे छुपाकर माफी वीर क्या ना है। तो भैया तुम्हारी पॉलिटिकल जो एजेंडा है वो तो साफ तरीके से दिखती है। और एक बात को हम कंपेयर कर सकते हैं कि पहली बात, स्वतंत्र वीर सावरकर जी को सिर्फ एक लेटर 1 साल में लिखने का हुक्म था। और दूसरी बात, यहीं पर हम कंपेयर करेंगे 1923 में जब सत्याग्रह के आंदोलन के दौरान नेहरू को जेल में भेजा गया था। यह ससुरा हर 15 दिन के अंदर एक लेटर लिख सकता था। उसके बाद एक आदमी इसके पास हवा झोंकने के लिए होता था, इसकी जी हुजूरी करने के लिए होता था। तो ऐशोआराम की जिंदगी कौन जेल में लिख रहा था? उसके बाप ने माफीनामा लिखा, लेकिन अपने पुत्र की, अपने चच्चा की, अपने ताऊ की बातें कैसे बताएगा? उसका ताऊ माफी वीर जो था। अब स्वतंत्र वीर सावरकर के तीसरे माफीनामा के ऊपर आने से पहले आप लोग को 3 नाम प्रमुख तौर पर से बता देना चाहता हूं। सबसे पहला नाम भगत सिंह। भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों के लिए सबसे स्टार्टिंग के दौर के अंदर कांग्रेसी ने इन्हें गालियां दी थी। कांग्रेसी इन्हें भटका हुआ नौजवान भी कहा था, आतंकवादी भी कहा था। आप लोग के चाहिए तो जाके सर्च कर लो। और यही कांग्रेसी आजकल हर एक आंदोलन के अंदर भगत सिंह का फोटो लेकर आ जाते हैं। भगत सिंह और स्वतंत्र वीर सावरकर की कंपैरिजन करते हुए स्वतंत्र वीर सावरकर और भगत सिंह विचारधारा में कितने भिन्न थे यह आप लोग को बताया जाता है। कुछ दाल बाटी तो स्वतंत्र वीर सावरकर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाकर किस तरह से ये दोनों विचारधारा में भिन्न भिन्न थे यह बताने की पुरजोर कोशिश की जाती है। लेकिन इनका पूरा तरीके से भांडा तब फोड़ हो जाता है जब कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखता हूं। दुर्गादास खन्ना के बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा, मुझे पता है यार नहीं सुना होगा। 1976 के अंदर इनका एक इंटरव्यू आता है, जिस इंटरव्यू के अंदर इन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा HSRA के अंदर, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के अंदर जहां पे स्थापना की थी भगत सिंह ने, वहां पर एक किताब पढ़ना मैंडेटरी था। कौन सा किताब था वो? 1857 का राष्ट्रीय रण संग्राम। यह किताब किसने लिखा था? स्वतंत्र वीर सावरकर ने। अब इनके पार्श्वभूमि के अंदर आग लगाने वाली और एक बात बताऊं, स्वतंत्र वीर सावरकर ने जो किताब लिखा था उस किताबों को बंद कराने के लिए अंग्रेजों ने कई प्रयत्न कर लिए। अब ये प्रयत्न उनको पता थे, यानी कि भगत सिंह को पता था। तो इसका तीसरा संस्करण किसने छपवाया? वो छपवाने वाले व्यक्ति का नाम था वीर भगत सिंह। इसका चौथा संस्करण किसने छपवाया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नहीं भैया, अब हमको ये बात थोड़ी बतानी है, हमारे एजेंडे में थोड़ी फिट होता है। हमको क्यों बताना है कि सावरकर को वीर कहने वाला व्यक्ति कौन था? वो थे भगत सिंह। आप लोग को एक चीज बता देता हूं कि 1924 के जून के महीने के अंदर स्वतंत्र वीर सावरकर और भगत सिंह की चेखरा जेल के अंदर मुलाकात हुई। वहां पर मिलने के बाद मतवाला नामक एक पब्लिकेशन के अंदर, वहां पे मैगजीन के अंदर स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए भगत सिंह ने क्या लिखा? ही इज वीर, he is the one who truly loves the world, to whom we do not feel ashamed to call a dreaded revolutionary or an anarchic. He is वीर सावरकर, he is वीर सावरकर। ध्यान से सुन बे, he is वीर सावरकर। After swimming across the ocean of a love for the world, he cares even for the tender grass that would get trampled down under his feet. किसने लिखा था? भगत सिंह ने। कहां पर लिखा था? Bhagat Singh wrote about Veer Savarkar in his article published in the 15th and 22nd November 1924 issue of Hindi periodical name मतवाला। अब ये तो रही भगत सिंह जी की बात। अब दूसरी बात बताता हूं नेताजी सुभाष चंद्र को लेकर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आखिरी बार जिस व्यक्ति से मिले थे हिंदुस्तान के अंदर, वो व्यक्ति थे स्वतंत्र वीर सावरकर। सावरकर जी के बारे में उन्होंने क्या कहा था आप लोगों को सुन लेना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1944 के अंदर सिंगापुर रेडियो स्टेशन से एक पॉडकास्ट जारी किया था, जिसके अंदर तारीख भी बता देता हूं, 25 जून था 1944। इस पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने क्या कहा ये आपके स्क्रीन के ऊपर है। आप लोगों को इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में बता देता हूं। यहां पर उन्होंने कहा कि एक तरफ सारे कांग्रेसी नेता भारतीय जवानों को गाली दे रहे थे। क्या कहा? एक तरफ सारे कांग्रेसी नेता भारतीय जवानों को गाली दे रहे थे क्योंकि वे सभी अंग्रेजों की सेना में शामिल हो रहे थे, और दूसरी तरफ स्वतंत्र वीर सावरकर ने सभी युवकों से कहा कि अंग्रेजों की सेना में जाकर शामिल हो जाओ, जिसका फायदा यह हुआ कि अंग्रेजों की सेना में जाकर हमारे जवान ट्रेंड हुए और वो सभी यहां पर आकर आईएनए में भर्ती हो गए, यानी कि इंडियन आर्मी के अंदर भर्ती हो गए। ये किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। लेकिन हमको ये बात नहीं बतानी है। क्यों नहीं बतानी है? एक ही आंधी राहुल गांधी ने जो कह दिया वही कह दिया। आई एम नॉट सावरकर। तेरी औकात भी नहीं है सावरकर बनने की।
अब तीसरी बात आप लोग को बता देता हूं रास बिहारी बोस जी को लेकर। रास बिहारी बोस जी का नाम तो शायद ही आज के 15-20 साल के लॉन्डो ने सुना भी होगा। रास बिहारी बोस ने स्वतंत्र वीर सावरकर को क्या कहा था? एक जापानीज मैगजीन था जिसका नाम था दाई अजिया शुंगी, 1939 मार्च अप्रैल के इस महीने में यह लॉन्च हुआ था। इसके अंदर रास बिहारी बोस कॉल्ड सावरकर A rising leader of a new India, a rising leader of a new India। किसने कहा था? रास बिहारी बोस ने। और एक बात आगे जाकर आपको बताता हूं कि रेडियो पॉडकास्ट के अंदर रास बिहारी बोस ने स्वतंत्र वीर सावरकर को लेकर क्या कहा था? In saluting you, I have the joy of doing my duty towards one of my elderly comrades in arms. In saluting you, I am saluting the symbol of sacrifice itself। किसने कहा था? रास बिहारी बोस जी ने। क्या कहा था? इन सल्यूटिंग यू आई एम सल्यूटिंग द सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस इटसेल्फ। अरे जिस व्यक्ति के लिए ऐसे बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने ऐसी ऐसी बातें लिखी है, तुम्हारी औकात नहीं कि उनका तुम नाम भी ले सको, तुम्हारी हैसियत नहीं कि उनका नाम भी तुम एक शब्द में ले सको, क्योंकि तुम्हारी वैचारिक बुद्धि वैश्या के समान हो चुकी है, जिसने कुछ चंद पैसों के लिए अपने विचार, अपने स्वाभिमान, अपने देश और अपने इतिहास को और अपने राजनीतिक फायदे के लिए तुमने आज की पीढ़ी से ये सारी चीजें छुपा कर रखी और एक ऐसे व्यक्ति का नाम कलंकित कर दिया जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के न जाने कितने दशक सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता माता को प्रसन्न करने के लिए अपने प्राणों की आहुति इस मातृभूमि के लिए दे दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि स्वतंत्र वीर सावरकर ने मर्सी पिटीशन नंबर 3 कब लिखा था। दरअसल यह लिखा गया था 5 अक्टूबर 1917 के दिन। क्या लिखा गया था इसके अंदर? आप लोग को एक चीज बता देता हूं कि मॉन्टोगू क्लेम्स फॉर रिफॉर्म्स करके एक चीज आई थी भारत के अंदर। इसमें स्वतंत्र वीर सावरकर ने जी कहा था, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, कि स्वतंत्र वीर सावरकर कहते हैं कि पहले हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड नहीं थे कि हम भारत की लड़ाई आजादी इस तरीके से लड़ सके, बट अब हमारे पास है, ये सारी चीजें हमें उपलब्ध हो चुकी है। और फिर इन्होंने नीचे में एक बात लिखी थी कि अगर आपको मुझे छोड़ने में दिक्कत है तो बाकी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आजाद कर दो, उन्हें तो कम से कम जाने दो। अपने लिए नहीं लिखे थे बल्कि बाकी सभी के लिखे थे। और एक बात बता देता हूं कि मर्सी पिटीशन नंबर 4 कब लिखा था? जॉर्ज पंचम, इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसके चाटुकारिता के लिए किस लोगों ने एक श्लोक लिख दिया, उसी को आज हम लोग राष्ट्रगान कहते हैं स्वागत समारंभ के लिए। तो इसके अंदर जिसने दिल्ली की राजधानी को इंडिया का बना दिया, कलकत्ता को हटाकर, इसके अंदर कुछ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा गया। वो नाम मैं आपको बना देता हूं। पहला नाम था हेमचंद्र दास, दूसरा नाम था त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती, तीसरा नाम था बरणी घोष, चौथा नाम था सचिंद्रनाथ शानियल और पांचवा नाम था परमानंद। सबको छोड़ दिया, जितने भी थे पॉलिटिकल प्रिजनर सबको हटा दिया। लेकिन यहां पर सावरकर जी को नहीं छोड़ा गया। क्यों नहीं छोड़ा गया? क्योंकि वहां पर कहा गया है कि सावरकर हिंदुस्तान के लिए, मतलब अंग्रेजी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा राजद्रोही है, सबसे बड़ा मुश्किल है। अगर यह भारत से अगर यह आजाद हो गया तो भैया समझो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि स्वतंत्र वीर सावरकर वही थे जिन्होंने लंदन के अंदर रहकर भी मादम कामा के साथ मिलकर देश के अंदर कई ऐसे वीरों को जन्म दिया, कई ऐसे वीरों को प्रेरणा दी, उन्हें हथियार पहुंचाए, जिसके तहत देश की आजादी में उन्होंने अहम योगदान दिया। लेकिन ये सारी चीजें आप लोगों को नहीं समझाई जाएगी। साथियों, इन सारी बातों को मैंने यहां पे स्पष्ट रूप से आपके सामने रख दिया। हर एक चीज, हर एक फैक्ट, हर एक के डेट्स, हर एक की तारीख, हर एक चीज आपके सामने मैंने खोल के रख दी है। लेकिन आप लोग ये चीजें नहीं समझोगे। इस वीडियो को मैं जानता हूं 5000 लोग देखेंगे, 6000 लोग देखेंगे, लेकिन जो हराम के पिल्ले ऐसे वीडियो बनाते हैं जहां पर स्वतंत्र वीर सावरकर को माफीनामा कह दिया जाता है, माफी वीर कह दिया जाता है, उन्हें मिलियंस में व्यूज दोगे, मुझे पता है और मुझे व्यूज की चिंता भी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि किस तरह से अगर मैं 10 लोगों को भी जागृत करता हूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 2-3 चीजें आप लोग को यहां पर मैं सजेस्ट करता हूं कि कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। सबसे पहले तो आप लोग को राष्ट्रीय 1857 का राष्ट्रीय रण संग्राम, इस पुस्तक को पढ़ लेना। लेटर फ्रॉम अंडमान, इस किताब को भी पढ़ लेना। यह चीज जहां पर लिखा गया स्वतंत्र वीर सावरकर के द्वारा। और एक ऑटोबायोग्राफी है माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। ये जो चीजें हैं ये आपको पढ़नी है। और अगर नहीं पढ़ सकते तो भैया आपके मुंह के ऊपर कोई आकर सामने से कहेगा कि तू तो भक्त है, व्हाट्सएप छाप है, तो ये व्हाट्सएप छाप और भक्त कह के तुम्हारी सारी रिसर्च और सारी मेहनत को पानी में फेर देंगे। इस वीडियो को बनाने में और इस वीडियो के अंदर एनर्जी लाने में मुझे कितनी ज्यादा स्ट्रगल हुई है ये मैं जानता हूं। और आपका काम एक छोटा सा है, इस वीडियो को एंड तक देख लिया है तो उसके लिए धन्यवाद। अपने 4 दोस्तों को कम से कम ये वीडियो भेजो, उन्हें बताओ कि आखिरकार स्वतंत्र वीर शब्द का अर्थ क्या होता है। और जिसे तुम लोग एथिस्ट कह के भगत सिंह को कहते हो कि एथिस्ट थे, एथिस्ट होना और हिंदू धर्म का विरोधी होना, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। उसी फर्क को समझने के लिए तुम्हें सावरकर को पढ़ना पड़ेगा। और सावरकर को पढ़ोगे तभी तुम्हें स्वतंत्रता की कीमत पता चलेगी। नहीं तो आप लोग तो हो ही, एक गाल पे थप्पड़ मारो, दूसरा गाल आगे करो। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सनातन।